बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन के बाद शुक्रवार की शाम 5 बजे सीएम आवास पर जेडीयू की बड़ी बैठक हुई। नेताओं ने नीतीश कुमार से सीएम पद न छोड़ने की अपील की, जिस पर नीतीश कुमार ने कहा कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब काम होता रहेगा। वहीं इस बैठक में सीएम नीतीश के बेटे निशांत के राजनीति में आने का रास्ता भी साफ हुआ। निशांत रविवार को जेडीयू की सदस्यता लेंगे। हमने उनको अपनी राजनीतिक पिता माना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं यहीं पर हूं। राज्यसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार के नॉमिनेशन के बाद बिहार में तेज हुई हलचल के बीच शुक्रवार शाम 5 बजे सीएम आवास पर जेडीयू की बड़ी बैठक हुई। बैठक शुरू तो हुई काफी भावुक माहौल में। अपना निर्णय लिए, ये भावना मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको मैं बताया कि सब कहता है कि आपका जाकर पर बैठक खत्म हुई नई उम्मीदों के उल्लास के साथ। करतल ध्वनि के साथ विधायकों ने और मंत्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया और निशांत कुमार जनता दल की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सीएम नीतीश के बेटे निशांत का राजनीति में आने का रास्ता साफ हो गया है। निशांत कुमार रविवार को जेडीयू की सदस्यता लेने जा रहे हैं। बैठक में निशांत कुमार के नाम का प्रस्ताव कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने रखा। संजय झा ने बैठक में पूछा, क्या आप लोग सहमत हैं? बैठक में मौजूद नेताओं ने हाथ उठाकर एक सुर में समर्थन जताया। संजय झा ने कहा, निशांत राजनीति में आएंगे, पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी। तो जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी कहा, निशांत कुमार राजनीति में आएंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। निशांत कुमार के प्रस्ताव पर सबने सहमति दी। राजनीति में आने के बाद निशांत पूरे बिहार का दौरा करेंगे और जेडीयू को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विधायकों की तरफ से जोरदार आवाज उठी कि निशांत बाबू को आगे लाना है। इसके लिए सब लोग ताली बजाया, हाथ उठाया। निशांत के राजनीति में आने की खबर पर विपक्षी नेताओं ने भी सधी हुई प्रतिक्रिया दी। चलिए, आखिरकार जदयू को उसका नया नेता मिल गया, आखिरकार नीतीश कुमार जी को अपना उत्तराधिकारी भी मिल गया। देखना होगा कि आगे भारतीय जनता पार्टी इनको भी किस रूप में आगे रिश्ता रखती है। खैर, पिछले 2 दिनों से चली आ रही सियासी हलचल के बाद ये साफ हो गया है कि जेडीयू को नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा रहे। वैसे जो नेता नीतीश कुमार से सीएम पद न छोड़ने की अपील कर रहे थे, उनकी भावनाओं के ज्वार को शांत करने की कोशिश करते हुए न्नीतीश कुमार ने आश्वस्त किया है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब काम होता रहेगा, हम सब देखते रहेंगे, चिंता मत कीजिए। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र कुमार और आनंद गुप्ता के साथ ब्यूरो। बिहार में नई सरकार कब बनेगी? बिहार का अगला सीएम कौन होगा? सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा? अब यही सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। बिहार में हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है, लेकिन इन सवालों के जवाब आसान नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। 24 नवंबर 2005 यही वो तारीख है जिस दिन नीतीश कुमार बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने। जीतन राम मांझी के छोटे से 9 महीने के कार्यकाल को छोड़ दें तो तब से लेकर अब तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहे। एक तरह से कहें तो बिहार के लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार को देखने के अभ्यस्त हो गए थे। बिहार की राजनीति ने नई करवट ली और राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार के नामांकन के साथ ही साफ हो गया कि बिहार में नई सरकार बनेगी और सरकार की स्टीयरिंग भी किसी नए नेता के हाथ में होगी। सवाल है कि कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? कौन होगा सरकार का चेहरा? पिछले 20 साल से सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी, लेकिन सूत्रों की माने तो अब ये स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में जा रही है। बीजेपी से सीएम कौन बनेगा, राजनीतिक पंडित इसका अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी किसे सीएम बनाएगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बीजेपी आखिरी समय में ही पत्ते खोलती है और सियासी जानकार हैरान रह जाते हैं। ये अलग बात है कि जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कहना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका निर्णय सीएम नीतीश कुमार ही लेंगे। ये भी मुख्यमंत्री जी को तय करना है।
मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को ही तय करना है। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच बिहार के राजनीतिक हलके में और भी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि बिहार में नई सरकार कब बनेगी, कौन डिप्टी सीएम होंगे, कैसा होगा बिहार का नया मंत्रिमंडल और सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा। इस सवालों के जवाब आसान नहीं है। हाँ, जेडीयू की बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जरूर जेडीयू की कमान संभालेंगे, लेकिन नई सरकार कैसी होगी, कौन होगा सीएम और सरकार बनाने का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, इन सभी सवालों के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में बीजेपी से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये बड़ा सवाल है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो 10 संभावित चेहरे जो बीजेपी से सीएम की रेस में आगे हैं। पहले नंबर पर सम्राट चौधरी हैं, दूसरे नंबर पर नित्यानंद राय हैं, तीसरे नंबर पर दिलीप जायसवाल हैं, चौथे नंबर पर संजय जायसवाल हैं, तो पांचवें नंबर पर रेणु देवी। तो ये तस्वीर कि बीजेपी के सीएम की रेस में कौन कौन से चेहरे आगे हैं। तो सम्राट चौधरी जिनकी चर्चा तेज है, नित्यानंद राय की अगर बात करें तो ये भी रेस में सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर, दिलीप जायसवाल जो मंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, संजय जायसवाल भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, रेणु देवी जो डिप्टी सीएम भी रह चुकी हैं, ये भी बिहार के सीएम की रेस में आगे हैं, प्रेम कुमार जो विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर भी भूमिका निभाई है, संजीव चौरसिया की अगर बात करें तो संजीव चौरसिया का भी जो नाम है वो बड़े ही चर्चा में है। इसके साथ साथ प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, ये भी बीजेपी के तरफ से सीएम के चेहरे हो सकते हैं। इसके साथ साथ जनक राम, तो दलित महादलितों को साधने की भी कोशिश हो सकती है। इसके साथ साथ हरि सहनी का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो सामाजिक कई समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भी ये नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा की टिकट कटने के बाद में बिहार में पिछले 20 साल में पहली बार बिना नीतीश कुमार के सरकार का नया फॉर्मूला बनने जा रहा है। तो पिछले 20 साल से देखिए सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी, अब ये स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में जा रही है और नई सरकार का जो फॉर्मूला है वो भी तय हो गया है। तो क्या है वो फॉर्मूला, आइए समझते हैं। और इस तस्वीर के साथ ही ये साफ हो गया कि बिहार की राजनीति नए युग में प्रवेश करने जा रही है। पिछले 20 साल से सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी, लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद बिहार में नई सरकार बनेगी। हम लोग के नेता है सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, वही ये फैसला लेंगे, क्या उनका निर्देश है, क्या उनका आदेश है, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग उनके आदेश का ही पालन कर रहे हैं। सरकार भले ही कुछ दिनों के बाद बने, लेकिन सरकार के फॉर्मूले पर चर्चा अभी से तेज हो चुकी है। नई सरकार कैसी होगी, कौन होगा सरकार का मुखिया, किस पार्टी को मिलेगा कितना मंत्री पद, यानी बिना नीतीश नई सरकार का क्या नया फॉर्मूला होगा, तो वो भी जानेंगे। सूत्रों की माने और नई सरकार का फॉर्मूला भी तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में बीजेपी से मुख्यमंत्री पद के साथ ही 15 मंत्री होंगे, जबकि जेडीयू से डिप्टी सीएम का पद निशांत कुमार को मिल सकता है। इसके साथ ही जेडीयू से भी नई सरकार में 15 मंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल में बाकी सहयोगी दलों की भागीदारी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है, यानी चिराग की पार्टी से 2 मंत्री, मांझी और कुशवाहा की पार्टी से 1-1 मंत्री बनेंगे। फिलहाल बिहार में 27 मंत्री हैं। जेडीयू के पास मुख्यमंत्री का पद है तो बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम हैं। नई सरकार में फॉर्मूला भी नया होगा और चेहरा भी। हालांकि अभी तक आधिकारिक फॉर्मूला सामने नहीं आया है। वैसे तेज हुई राजनीतिक हलचल के बीच दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने अलग अलग सीएम हाउस जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है, जिसका खंडन खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने किया है। उन्होंने कहा कि इनके कहने से क्या होता है, जब खुद सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं ट्वीट किया है, उन्होंने स्वयं इच्छा प्रकट की है कि 3 सदन के वो सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य बनने की उनकी इच्छा है। और जनता दल यू ने ही, मुझसे आप बार बार पूछते थे कि जनता दल यू के उम्मीदवार कौन होंगे, तो मैं बताता था ये तो जनता दल यू को माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है। तो जनता दल यू ने
2 उम्मीदवार की घोषणा की, आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उन्होंने कल पर्चा भरा है और 16 तारीख को एनडीए के 5 प्रत्याशी बिहार से जीतकर राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। और अब बात मुजफ्फरपुर के एक ऐसे टी स्टॉल की जहां कभी नीतीश कुमार चाय की चुस्की लेकर सियासी चर्चा करते थे। भोला जी की चाय दुकान राजनीतिक बैठकों का ठिकाना हुआ करती थी। देखिए ये रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद उनकी राजनीतिक यात्रा से जुड़ी कई पुराने यादें ताजा हो गई हैं। ये चाय दुकान है भोला जी। मुजफ्फरपुर शहर के धर्मशाला चौक पर उनके पुराने मित्र भोला जी की छोटी सी चाय दुकान कभी नीतीश कुमार की राजनीतिक बैठकों का अहम ठिकाना हुआ करती थी। संघर्ष के दिनों में नीतीश कुमार अक्सर यहाँ पहुँचते थे और अपने साथी भोला जी के साथ बैठकर चाय की चुस्कियों के बीच राजनीति पर चर्चा करते थे। 1974 के आंदोलन के दौरान भी यहाँ कई बार बैठकों का दौर चला था। उस दौर में कई राजनीतिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी इस चाय दुकान पर जुटते थे। ये जगह एक तरह से सियासी अड्डा बन गई थी। खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नीतीश कुमार अपने पुराने दोस्त को नहीं भूले। वो कई बार मुजफ्फरपुर आए और भोला जी की चाय दुकान पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और चाय भी पी। भोला जी की चाय दुकान पर लगी ये तस्वीरें उस दौर की यादें ताज़ा कर रही है। मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के एक दिखने में साधारण लेकिन असाधारण चाय की दुकान पर है और इस असाधारण चाय की दुकान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जो चाय की दुकान है यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आना जाना था और उनके एक मित्र हैं जो 1974 के जो आंदोलन था उस आंदोलन के दौरान उनके मित्र भोला जी जो हैं इन्हीं की चाय दुकान है और इनसे मिलने अक्सर नीतीश कुमार आया करते थे। तस्वीर भी पहले हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर आप देखेंगे बताया जा रहा है कि 2011 की यह तस्वीर है जब नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। उस दौरान भी एक यात्रा के दौरान जब नीतीश कुमार यहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्र भोला जी की चाय दुकान पर रुककर विशेष रूप से यहाँ पर चाय भी पी थी। भोला जी बताते हैं कि नीतीश कुमार उनके बेहद पुराने साथी हैं और संघर्ष के दिनों से ही उनका आना जाना इस दुकान पर रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब भी उन्हें मौका मिलता था वो यहाँ जरूर आते थे। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने और राज्यसभा जाने पर उनके पुराने साथी ने कहा उन्होंने ये फैसला काफी सोच समझ कर लिया होगा। ये फैसला उनका बहुत ही हम लोग सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से जागरूक करता है तो हम समझ रहे हैं उनका यह फैसला बहुत ही उचित समय पर उचित कदम है ये, क्योंकि उन्होंने जो संकल्प लिया था मुझे याद है 1970 के समय से हम लोग का संबंध रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र में आप गौर से देखेंगे गांव को शहर से जोड़ देना, गांव में कोई भी ऐसा रोड नहीं है जो शहर से नहीं जुड़ा हुआ है। जहाँ चलने की रास्ता नहीं था रोड ही रोड है और रोजगार की मामला बात है जहाँ तक आज रोजगार की कोई कमी नहीं है। भोला जी की इस चाय दुकान पर कभी सियासी चौपाल लगती थी। इस चाय दुकान में नीतीश कुमार और संपूर्ण क्रांति के दौर की तस्वीरें और अखबार के कतरन सहेज कर रखे हुए हैं। मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे चाय बेचने वाले भोला जी कोई साधारण चाय दुकानदार नहीं। ये चाय दुकान राजनीतिक अड्डेबाजी का केंद्र रहा है। भोला जी की ये चाय दुकान पुराने दौर की सियासत, सामाजिक आंदोलन और संपूर्ण क्रांति की गवाह है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। अब बात समस्तीपुर की, जहां पानी को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई पर आ गई। दो पक्ष में हिंसक झड़प हो गई और मारपीट की तस्वीर किसी कैमरे में कैद हो गई। ये रिपोर्ट आपको दिखाई। हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें समस्तीपुर की हैं, जहां पानी के भीतर संग्राम मचा है। पानी में जमकर हाथापाई हो रही है। लोग एक दूसरे को खींच रहे हैं। लोग मरने और मारने पर उतारू हो गए हैं। महिलाओं के बाल खींचे जा रहे हैं। मौके पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है। दरअसल समस्तीपुर के सरायरंजन इलाके में पानी बहाने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। आरोप है कि एक ही परिवार के लोगों को पानी में डुबोकर बेरहमी से पीटा गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी को लेकर शुरू हुआ विवाद कैसे ये हिंसक रूप में तब्दील हो गया। यहाँ लोग एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। हर तरफ हंगामा मचा रहा। मारपीट और झड़प की तस्वीरें सचमुच हैरान करने वाली हैं। पानी के लिए झगड़ा हुआ है। ये क्या बोलता है,
रंजित पासवान ने सबको मिलके मारा है। रंजीचा के बेटा भी मारा है, रंजीचा का पूरा खानदान मारा है, उसकी जितना खानदान होता है सब मिलके मारा है। मेरे बहन के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरी चाची के सबको साथ में पानी में गुद के मारा है, हाथ भी काट दिया है। पानी बहाने को लेकर हुए विवाद में पीड़ित पक्ष का आरोप है कि वार्ड सदस्य रंजीत पासवान टंकी का पानी उनके घर के दरवाजे के सामने ही बहा रहा था। जब परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया तो उसने अपने समर्थकों को बुलाया और घर में घुसकर महिलाओं और लोगों के साथ मारपीट की गई। फिलहाल मारपीट में घायल लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पानी को लेकर हंगामा और मारपीट के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और ये बड़ी खबर नवादा से, जहां कल देर शाम सदर अस्पताल में भीषण आग लग गई, जिसमें दवा भंडार को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह रही है कि इस हादसे में किसी मरीज या फिर स्टाफ का कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, अस्पताल के सर्जिकल वार्ड के पास में 2 साल पहले ही दवा भंडार बनाया गया था। अचानक भड़की आग के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। पास के वार्ड में भर्ती मरीज को आनन फानन में दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। काफी मेहनत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। तब तक आग से भारी नुकसान हो चुका था। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। हालांकि ये सब कुछ जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। देखिए, इस घटना में 10 लाख से भी ज्यादा की दवा जो है बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। बताते चलें आपको, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। जैसे बाहर गए ड्यूज दे रहे थे और उसी समय एकाएक देखे कि धुआं होने लगा। धुआं होने के बाद फिर हम सब जगह जाके चिल्लाए, हल्ला किए, दौड़कर गए इमरजेंसी में। सब डॉक्टर और फार्मासिस्ट ये सब थे, तो उनको लोगों को बताया कि आग लग गया, आग लग गया। अब मरीज सब अरफा तरफी भागने लगा। संभावना तो ज्यादा शॉर्ट सर्किट से आग लगा है कि जैसे ही खबर हुआ तो हम लोग आए तो देखे कि आग बुझ रहा है। आपका अग्निशमन मशीन आया हुआ जो बुझाने के लिए जी, लेकिन अब ज्यादा कैसे लगा, तो बाहर से ताला बंद था, तो क्या कहा जा सकता है। संभावना तो नहीं है। कहाँ आग लगी है जी? कहाँ आग लगी है? यहाँ सेंट्रल स्टोर साइड में दवा जगह कम होने चलते बनाया गया था 2 साल पहले। अगली खबर मुंगेर से, जहां होली के दौरान डीजे बजाने को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुए विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कटरिया अंबेडकर चौक पर हुए पुलिस पब्लिक के बीच भिड़ंत मामले में पुलिस ने 24 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। करीब 100 अज्ञात महिला पुरुष को आरोपी बनाया गया है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। ये सर की होली के दिन एक छोटा सा हम बॉक्स बजाए, उसमें सारे बच्चे डांस कर रहे थे। अचानक से पुलिस आए और सब बच्चे के साथ मारपीट करने लगे। उनसे उनका नहीं हुआ, बच्चे तो भाग गए, बॉक्स भी सारा फोड़ दिया। उनसे नहीं हुआ तो वो घर घुस के लेडीज को, जेंट्स को, सबको मारपीट किए। और मेरे ससुर लोग को इतना घींच के मारा गया, मेरा देवर सबको पता भी नहीं है, सोते हुए उठा के लेके चले गए। मेरे सब घर वाले सबको भी नहीं है बख्शा गया, बस ऐसे बच्चा तक को नहीं, छोटे बच्चे को उठा के सबको जगह के लिए। जब लेडीज पुलिस नहीं था फिर लेडीज पे कैसे हाथ उठाने, सब अति चले आए, घर तक में घुस गया। एक सूचना प्राप्त हुई थी हम लोगों को कि वहाँ पे जो पुलिस पार्टी गई थी उसने कुछ महिलाओं के साथ बदतमीजी वगैरह की थी। तो ऐसी सूचना में हम लोगों ने उस पर हम लोग जांच का टीम का गठन किया है। इसमें हम लोग निष्पक्ष जांच भी करा रहे हैं और अगर किसी पुलिस पदाधिकारी का भी अगर इसमें कोई दोष आएगा तो उसको भी विधिसम्मत हम लोग कार्रवाई करेंगे। खबर सिवान से है, जहां आनंदनगर में जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान प्रशासन ने जेसीबी से कई घरों को तोड़ दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। लोगों ने आरोप लगाया कि हम लोगों ने अतिक्रमण नहीं किया, इसके बावजूद बिना नोटिस घरों को तोड़ा जा रहा है। चूंकि पुराना मामला है और इस पे जो है द्वितीय अपील में जिलाधिकारी सिवान के कोर्ट में इस पे मामला चल रहा था और सर के यहाँ से आदेश पारित हुआ था, उसी पे हम लोग प्रतिनियुक्त होकर दंडाधिकारी के रूप में इसको हटवा रहे हैं। चूंकि यह सार्वजनिक रास्ता था और हम लोगों को इसमें असुविधा काफी हो रही थी। तो हम लोग बहुत परेशान है, 3 बार 4 बार पंचायती हुआ, धनंजय जी के पास, फिर मनोज सिंह के पास, कई बार चेयरमैन को भी हम लोग बुलाए हैं, लेकिन ये कोई समझौता से लोग मानने वाले नहीं है। अपना जो मर्जी करता है उसी हिसाब से लोग अपना कर रहा है। मामला कुछ नहीं है, ये रोड जो बना है ना, हम लोग खुद तीनों आदमी यहाँ से वहाँ तक अपना जमीन छोड़ के रोड बनवाए हैं और ये बाउंड्री उसके बाद मतलब पहले ही हुआ था
और अभी ये लोग कह रहे हैं कि सरकारी है, क्या है, 10 फीट का रोड चाहिए 5। अरे तो इसका पैसा देना चाहिए ना, कि मुफ्त में किसी का जमीन आप 10 धूर ले लीजिएगा। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।